नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि आपने इन पिछले 2 वर्षों से हमारे कार्यक्रम अनसुनी कहानियां, दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखकर हमारा उत्साह, हमारी हिम्मत और हमको और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करने की प्रेरणा दी है। और आज उसी के फल को देखिए कि इस कार्यक्रम को पिछले हफ्ते देश का प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया वर्ल्ड का नंबर 1 अवार्ड इनबा अवार्ड बेस्ट इन डेप्थ सीरीज कैटेगरी के अंदर गोल्ड ट्रॉफी देकर उन्होंने हमें सर इधर देखिएगा आप लोग। Congratulations. ये सम्मान हमारा नहीं है, ये सम्मान आप दर्शकों का है। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे और आपको खुशी होगी कि हम अगले दिनों में कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव भी लाएंगे, कोई नई चीजें भी लाएंगे, नई कहानियां भी सुनाएंगे। उनको भी आप देखते रहिए और आपका प्यार और आपका प्रोत्साहन जारी रखिए, जिससे कि हम में हिम्मत आती रहे और बढ़ती रहे। इंडिया न्यूज़ ने कोशिश की है कि आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाएं जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी। नमस्कार, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। बचपन से दादा दादी, नाना नानी या घर के किसी बुजुर्ग से कई कहानियां सुनते आए हैं। कई कहानियों में डाकुओं की कहानी भी होती थी और वो भी सुनाई जाती थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिसूली गांव का एक 22 साल का नौजवान लड़का पहलवानी का बड़ा शौकीन था। साल 1956 में पहलवान बनने के सपने देखने लगा था, लेकिन गरीबी की वजह से उसका यह सपना ही रह गया। थोड़ी सी जमीन थी, पिता के साथ किसानी करने लगा। इसी बीच गांव के कुछ दबंग उसकी जमीन का हिस्सा हड़प लेते हैं। लड़का पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस दबंगों का साथ देती है। वो दबंग कोई और नहीं थे, उसी के अपने चचेरे भाई थे। पुलिस के पास जाने की वजह से दबंग उस लड़के और उसके परिवार को बेइंतहा मारते हैं। गोलियां चलती हैं और उसके बाद परिवार के कुछ लोग मारे भी जाते हैं। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। गुस्से में उस लड़के ने उन दबंगों में से एक को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। आज कहानी उसी लड़के मोहर सिंह गुर्जर की। जिसने बागी बनकर 400 से ज्यादा हत्याएं और 650 से ज्यादा अपहरण किए।
चंबल के इतिहास का सबसे महंगा डाकू कैसे बना। साल 1958 में मोहर सिंह जब अपने चचेरे भाई की हत्या कर बीहड़ पहुंचा, तब उसकी उम्र केवल 24 साल थी। देखने में मासूम बच्चे जैसा लगता था। चंबल में उसने कई डाकुओं की गैंग से संपर्क किया और शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कम उम्र और नौसिखिया होने की वजह से किसी भी गैंग ने उसे अपने बीच में साथी बनाने से इनकार कर दिया। गांव में उसके पास एक हत्या का केस दर्ज हो चुका था। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी, इसलिए वो वापस भी नहीं जा सकता था। मोहर सिंह ने अपनी ही एक गैंग बनाने का फैसला कर लिया। बीहड़ में कई दिन बिना खाए बिना पिए उसने बिताए। फिर उसकी दोस्ती कुछ नए डाकुओं से हो गई और उसने एक छोटी सी गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद लूट, अपहरण और हत्याओं जैसी घटनाओं को मोहर सिंह ने अंजाम देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मोहर का गैंग बड़ा होता गया। उसकी गैंग में 150 से ज्यादा डाकू शामिल हो चुके थे। साल 1961-62 में मोहर की गैंग का साल भर का खर्चा 1 लाख रुपए होता था। मतलब आज के करीब 80 लाख रुपए महीना। मोहर की बड़ी गैंग को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, इसलिए उसने पकड़ का मतलब होता है अपहरण करना, तेज कर दिया। मोहर को जैसे ही पता चलता कि कोई थोड़ा भी अमीर या रसूखदार व्यक्ति है, वो उसे उठवा लेता और फिरौती वसूलता। फिरौती ना मिलने पर उसकी बेदर्दी से हत्या कर देता था। इस तरह उसने 650 से ज्यादा अपहरण और सैकड़ों हत्याएं करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। मोहर लगातार अमीरों का अपहरण और उनकी हत्याएं करता रहा। इन वारदातों के चलते चंबल के आसपास के जिलों के लोग दहशत में आ गए। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा और धौलपुर जिलों के लोगों ने अपना पैसा दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि यहां के लोग इतना डर गए कि अगर हमने बताया कि हम अमीर हैं और थोड़ी सी भी अच्छी जिंदगी जीने लगे हैं तो मोहर सिंह हमारा अपहरण कर लेगा। जनता के बीच मोहर का इतना खौफ पैदा हो गया था कि पुलिस के साथ 3 राज्यों की सरकारों पर भी दबाव बढ़ चुका था। पुलिस की कई टीमें बीहड़ों के चक्कर काटने लगी थी। मोहर की गैंग से उनकी मुठभेड़ तो होती, लेकिन पकड़ नहीं पाती थी। उल्टा पुलिस के ही दर्जनों जवान मारे जाते थे। मोहर सिंह के गिरोह से 8 बार मुठभेड़ करते वाले पुलिस अफसर
रघुनंदन शर्मा ने उसे जेंटलमैन डाकू नाम दिया। उसने गिरोह में महिलाओं को सम्मान और यहां तक कि अपहृतों से मानवीय व्यवहार करने की हिदायत दे रखी थी और बड़ी सख्त हिदायत थी। अन्यायी दुश्मनों के प्रति वो उतना ही सख्त था और क्रूर भी था। उसके गिरोह में एक सदस्य हरि सिंह ने एक बार एक दगाबाज मुखबिर के नाक और कान काट दिए थे। इसके बाद से मोहर सिंह इस तरह के हर दुश्मन से दगाबाज को नाक कान काट लेने की सजा देने लगा। मोहर सिंह का इशारा होते ही हरि सिंह के निशाने पर दुश्मन के नाक कान आ जाते थे। पुलिस इन्फॉर्मर को तो मोहर सिंह नाक कान कटवाने के बाद खुद गोली मार देता था। जमीन पर कब्जा कर लेने वाले दुश्मन को नाइंसाफी के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता था। 1972 में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से जेपी कहते थे, के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे 20 साल की सजा हुई, लेकिन जेंटलमैन डकैत को सजा माफी के साथ 1980 में ही रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद मोहर सिंह आत्मसमर्पण के बाद मिली 35 एकड़ जमीन पर खेती करने लगा। हमारे बीच में देश के प्रतिष्ठित पत्रकार ही नहीं, फिल्म मेकर और राज्यसभा टीवी के पिछले दिनों तक डायरेक्टर रहे श्री राजेश बादल, जिन्होंने मोहर सिंह से कई मुलाकातें की थी और आपने उसके कई इंटरव्यू भी किए थे। उनसे सुनते हैं मोहर सिंह की अनसुनी कहानियां। मोहर सिंह की समर्पण से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रभावती जी से एक मुलाकात हुई थी और उसने बहुत देर तक मुलाकात की। और जब वो निकल के आया तो जो उसने मुझे बातचीत बताया कि बाबूजी से मिलके ऐसा लगा कि साक्षात भगवान को देख लिया है या भगवान के भेजे दूत उनके सामने बैठे हुए हैं। तो उनसे देर तक वो बात करता रहा। सारा समर्पण के बारे में उसने सारी जो उसके मन की में बातें थी वो सब उनसे निकाल ली। और जब निकल के बाहर आ गया तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जो सचिव थे उन्होंने पूछा कि भाई सब सारी बात ठीक हो गई। तो अचानक उसको याद आया कि मैं तो नंबर 1 गैंग हूँ और नंबर 1 गैंग का जो समर्पण है वो सबसे पहले होना चाहिए और मैं सबसे पहले बातचीत करने भी आया हूँ लोकनायक जी से। तो उसने कहा तो ये बात फिर से वापस जाके करो। तो वो मोहर सिंह फिर वापस अंदर गया, जयप्रकाश नारायण जी से बातचीत की और उन्होंने उसको वादा किया कि हाँ, सबसे पहला आत्मसमर्पण जो होगा वो मोहर सिंह के गिरोह का ही होगा और मोहर सिंह का ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लें और फिर सुनते हैं अनसुनी कहानी डाकू मोहर सिंह।